हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने 5 इंडेक्स क्वेश्चन किए थे। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार वीडियो जाके देख लें, ठीक है। बाकी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। हमें केल्विन में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिखते हैं फॉर्मूला क्या होगा इसका। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। बट यहाँ पे हमें केल्विन में नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें सेल्सियस में आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। कितना हो जाएगा, सेल्सियस इज इक्वल टू, केल्विन दिया हुआ है 293 माइनस 273। सो सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका बी पार्ट करेंगे हम। तो C इज इक्वल टू के माइनस 273। हमें दे रखा है केल्विन 470 माइनस 273, तो ये हो जाएगा 391 सेल्सियस, यानी कि 193 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन। अब उसका उल्टा है, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया उसका जस्ट ऑपोजिट है। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं। अब देखो मैं तो यहाँ पे करवा रही हूँ, बट आप क्या करो, पहले खुद कर लो और फिर आप अपना रीचेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273। तो केल्विन आ जाएगा यहाँ पे हमारा 8, 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। 5, 6, 7, 8 और 7 1 9 और ये 2, यानी कि 298 केल्विन। ये हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन था। सेकंड है हमारा 373, यानी कि सेम फॉर्मूला लिखेंगे, केल्विन प्लस 273। So Kelvin is equal to 373 plus 273. तो आंसर हो जाएगा 339 7 7 14 और 336, यानी कि 649 केल्विन। ठीक है, क्लियर है इतना आप सबको। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, give reason for the following observations. Naphthalene ball disappear with time without leaving any solids. जो नैफ्थलीन बॉल है वो डिसअपियर हो जाता है। आप सबने नैफ्थलीन बॉल देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड। तो ये कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ये सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नैफ्थलीन, ये ए का है, नैफ्थलीन बॉल डिसअपियर, naphthalene balls disappear with time without leaving any solids, when it gain heat, without leaving any solids, when it gain heat, it follow the process of sublimation. It follow the process of
सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन में क्या होता है? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। जैसे ही नैप्थलीन बॉन्ड को थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है, ये अपना कन्वर्जन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और वो खुद को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। बी है, वी कैन गेट अ स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसियस। और जैसे ही दो गैस आपस में इंटरमिक्स करते हैं, गैस के पार्टिकल्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते, एक जगह रुके हुए नहीं होते हैं, है ना। तो क्या होता है? गैस जो एयर है वो हर जगह ट्रैवल कर रही है, और अगर हम बैठे हैं तो परफ्यूम हमने कहीं पे भी स्प्रेड किया, या फिर हॉट सिजलिंग फूड की जो स्मेल होती है वो भी, इस पे भी हमने क्वेश्चन किया था एक, तो वो क्या होता है? उसकी स्मेल हमें दूर तक आ जाती है। पीछे का रीजन क्या है? फ्यूजन, ठीक है। We get the smell of perfume. We get the smell of perfumes several meters away due to diffusion. डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसियस, गैस का इंटरमिक्स होना, ठीक है, ये रीजन है। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस in increasing order of force of attractions between the particles, water, sugar, oxygen। ठीक है, water, sugar and oxygen में क्या है? एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? तो इसमें क्या है? सॉलिड हैव हाई attraction, solid have high attraction between the particles, ठीक है, and liquid have low attraction, liquid have low attraction as compared to solid, and have high attraction if we compare with liquid। लिक्विड के साथ कंपेयर करने पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। अब गैसेस की अगर हम बात करें तो गैस हैव वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। सबके बारे में हमें पता चल गया। अब इनको अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले जिसमें सबसे कम अट्रैक्शन होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो सबसे कम अट्रैक्शन किसमें होगा? हमारा ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन से ज्यादा अट्रैक्शन होगा वाटर में, और वाटर से ज्यादा अट्रैक्शन होगा शुगर में। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ
वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा एट डिफरेंट टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पे वाटर कैसा रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। 0 डिग्री पे क्या होगा, देखो 0 डिग्री होता है वाटर, तब वहां पे फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, ये आइस की फॉर्म में भी हो सकता है एज वेल एज लिक्विड भी रह सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे वाटर ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। कुछ इससे कम में भी कन्वर्ट होंगे, जैसे माइनस में चला गया तब जाके आइस में कन्वर्ट हुआ, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। अब है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वेपर एज वेल एज वाटर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही सारा पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो लिक्विड में हैं, और टेम्परेचर देंगे तब वो जाके वेपर में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन है हमारा, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। ओके, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, वाटर एट रूम टेम्परेचर, water at room temperature is a liquid। तो पहला क्या है, it have tendency to flow, उसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी है। दूसरा क्या है, लिक्विड होने के पीछे का रीजन क्या है कि 100 उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो 100 के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 0 के बाद, 0 से पहले जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से 100 के बीच में 25 वैल्यू दी हुई है, तो उस टाइम पे वाटर लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। तो वाटर हैव it have 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेल्सियस melting point and 100 degree Celsius is boiling point. So at 25 degree Celsius it is in the form of water, ठीक है। और बी है, एन आयरन एल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन एल्मीरा जो सॉलिड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोर देन 100 है, मोर देन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहला, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज इट्स melting or boiling point is different from room temperature, और दूसरा क्या है, it have high force of attraction, it have high force of attraction hence it is rigid,
इनके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और ये रिजिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। बट अगर हम इनको ज्यादा टेम्परेचर देंगे, है ना, जैसे आयरन को हमने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर पहुंचा दिया, तब क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? Cooling than water at the same temperature। देखो, जो आइस है, अगर हम आइस और वाटर को कंपेयर करें तो आइस के पास एक हिडन एनर्जी प्रोवाइडेड होती है। उसने क्या किया होता है, एक हिडन एनर्जी लिया होता है। तो सबसे पहले तो वो उस हिडन एनर्जी से अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एंड देन फिर उसके जो भी टेम्परेचर होंगे वो देखे जाएंगे। बट अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के पास ऐसा कोई भी हिडन टेम्परेचर नहीं होता है, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इस वजह से वो कम इफेक्टिव होता है, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, आइस एट 273 Kelvin is more effective because it have hidden heat, that is the latent heat, hidden heat in it, whereas water have no such type of heat। ये इसके पीछे का रीजन है। ओके, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? देखो, कौन हमें ज्यादा बर्न कर सकता है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? जो स्टीम होता है वो क्या होता है, ऑलरेडी वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है। और कोई भी सब्सटेंस वेपर की फॉर्म में कब प्रेजेंट होगा, जब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई होगी। ठीक है, तो वाटर के पास अभी कम एनर्जी है एज कंपेयर टू स्टीम, क्योंकि वाटर अभी लिक्विड स्टेट में है। बट जो स्टीम है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, वो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है, उसके पास अभी ज्यादा एनर्जी है, तो वो ज्यादा बर्न कर सकता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो क्या हो जाएगा, स्टीम प्रोड्यूस more severe burns than boiling water because steam have high energy, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, उसके पास हाई एनर्जी होती है, दैट इज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड water have no such type of heat, ठीक है, और वाटर के पास ऐसा कोई हीट नहीं होता है। Steam produces more severe burn than the boiling water because steam have high energy, that is the latent heat of vaporization, and water have no such type of heat। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेम A, B, C, D, E and F in the following diagram showing changes in the state। सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, मेल्टिंग। ये हमारा मेल्टिंग है, ठीक है, और फ्यूजन भी बोल सकते हैं हम इसको।
वही हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, ये क्या हो जाता है, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। और अगर टेम्परेचर फिक्स ना हो तो हम इसको इवापोरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए बी हो गया। सी, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन। और डी क्या है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। ई, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होना, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। एंड एफ है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना इज डिपोजिशन। ये हमारा हो गया डिपोजिशन, ठीक है। क्लियर है, आज की क्लास में हमने पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। विद ऑल द लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। जितने भी थ्योरीज वाले पार्ट थे हमने सब कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, वेदर बैक, चाहे वो बैक एक्सरसाइज हो, ठीक है, एंड वेदर इट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो किसी दूसरी बुक से, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।